ऐसा जाम और ऐसी भीड़, ऐसी आपाधापी और ऐसी अफरा तफरी पहली बार देख रहा हूँ। जैसे बादल फट जाता है तो ऐसे जैसे भीड़ का बादल फट गया, क्राउड बस्ट था। हाँ, तो कैपेसिटी नहीं है, आप बुलाए चले जा रहे हैं। तो आप यमुनोत्री को या केदारनाथ को भी जब गुड़गांव बना देंगे तो फिर उसमें फर्क क्या रह गया? तो गर्मी भी उससे बढ़ जाएगी। तो चार धाम की बद इंतजामी की तस्वीर है इसमें। मनमीत ने अच्छी रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो उन पे मुकदमा हो गया। जो कुछ घट रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको सामने लाने वर्षे आप अगर घबरा जा रहे हैं, आप तैश में आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फेलियर है, आपकी असफलता है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है, तो इंतजामों को लेकर सरकार और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से ऑल वेदर रोड की बात हुई, उसने कितना फ़ायदा पहुंचाया उत्तराखंड को और देश को, और जिस तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और उसके अलावा फिर पत्रकारों को लेकर सख्त संदेश दिया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, आप सुंदरलाल बहुगुणा जी के पुत्र हैं, राजीव नयन बहुगुणा जी की मैं बात कर रहा हूं। बहुगुणा जी, चर्चा में आपका स्वागत है। आपसे बेहतर कौन पर्यावरण ये और सामाजिक मसले पर बोल सकता है? क्या आपको लग रहा है कि जब मैं 2017 के आसपास की आपकी पोस्ट को याद कर रहा हूँ, जब आपने एक बार लिखा था कि ऑल वेदर रोड को लेकर के हम इतना हल्ला कर रहे हैं कि सर पर सड़कें पहाड़ों पे दौड़ेंगी, तब आपने कहा था कि इस तरह के रास्ते पहाड़ के लिए बहुत मुफीद नहीं है। अब वो चीज़ें नज़र आ रही, जिस तरह से हमने देखा यमुनोत्री में जाम लग गया या लगातार जाम लगता रहा। जब ये चारधाम यात्रा के कपाट खुले चारों धामों के, और उसके बाद ये जाम की तस्वीर आई, तो आपके जहन में क्या आया था? ये और जगह तो जाम देखा सुना था, जाम तो क्या भीड़ देखी सुनी थी, लेकिन यमुनोत्री में मैं ऐसा जाम और ऐसी भीड़, ऐसी आपाधापी और ऐसी अफरा तफरी पहली बार देख रहा हूँ। मैं अभी कल ही उस तरफ से लौटा हूँ यमुनोत्री के रास्ते से, और विकास नगर से आगे ही मैंने भारी जाम देखा। तो इसका अर्थ ये है कि लोग, दिल्ली से वो नज़दीक पड़ता है, उधर सहारनपुर से बढ़ लिए, उधर हरियाणा से आ गए, वो रास्ता उनको नज़दीक पड़ता है। तो जो कहते हैं ना कि गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दो काज, तो लोग तीर्थ यात्रा के बहाने अपना पर्यटन पे भी चले आ रहे हैं वहाँ से। और ये स्थिति कोई ज़्यादा आश्वस्त करने वाली नहीं है कि पहले ये जो चारों धाम थे, इनमें बड़ी कठिन यात्रा करके लोग आते थे, सीमित लोग आते थे। अब सुविधाएं बढ़ी हैं, तो संचार के, सड़क परिवहन संचार के की सुविधा बढ़ी है, तो मैं ये नहीं कहता कि गलत हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अचानक इस तरह से एक रेला आ जाना भीड़ का, जैसे क्लाउड बस्ट हो जाता है, मैंने तो वही देखा कि जैसे बादल फट जाता है तो ऐसे जैसे भीड़ का बादल फट गया, क्राउड बस्ट था। हाँ, तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति है, और इससे हर तरह के संकट पैदा होंगे, सामाजिक, पर्यावरण के, हर तरह की इससे आपदाएं आ खड़ी होंगी। अभी गर्मी इस समय आप देख रहे हैं कि चरम पर है इस बार पूरे उत्तर भारत में। तो गर्मी भी इसका एक कारण है कि गर्मी में अपनी बाइक या कार उठाई और यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को चले आए। आगे हेमकुंड साहिब के कपाट खुल हाँ, जाएंगे। वो सारे वो हैं। तो उस तरह से अच्छा, अब ये भी नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम लगना है, आप 2 दिन में भी चारों धाम कर सकते हैं। आप पे अपना निजी वाहन अगर है, तो इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है, जैसे और सब जगह है। मसलन वहाँ वैष्णो देवी में है या अमरनाथ यात्रा में है, यहाँ भी मेरे ख्याल से औपचारिक रूप से तो है, लेकिन उसका अगर पालन हो रहा होता तो इस तरह की भीड़, इस तरह का जाम न लगता। तो इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाना ही होगा, और सरकार को भी चाहिए कि उनको ज़्यादा उकसाए नहीं। ठीक है कि जो यात्री यहाँ आते हैं उनके योगक्षेम की व्यवस्था हो, उनके स्वागत की, उनके सत्कार की, उनको मेडिकल फैसिलिटी की, उनको हर तरह की सुविधाएं मिले, रहने की, खाने की, पीने को पानी मिले, जहाँ इलाज की ज़रूरत है वहाँ वो मिले, लेकिन उनको ज़्यादा उकसाने की ज़रूरत नहीं है। आप पे कैपेसिटी नहीं है, आप बुलाए चले जा रहे हैं, तो ये ठीक स्थिति में इसे नहीं मानूंगा। ये जो क्राउड वाली बात है, और जो हाई एल्टीट्यूड में जिस तरह लोग पहुंच रहे हैं, और जिस तरह आपने कहा क्लाउड बस्ट होता है, वैसे क्राउड बस्ट जैसी स्थिति थी। इसरो की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, जिसने कहा था कि देश भर में जो भूस्खलन वाले, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, उन खतरे वाले ज़िलों में हमारे यहाँ से रुद्रप्रयाग भी थे नंबर 1 पे, टिहरी ज़िला भी था, उत्तरकाशी ज़िला भी था, यानी कि हमारे धामों वाले ज़िले उसमें थे, क्योंकि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी का धाम भी है।
क्या आपको लगता है, कई बार हमारे यहाँ से भी रिपोर्ट जब आती, चाहे वाईडीआई की दूसरी रिपोर्ट हो, कि हमें इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इतनी ऊंचाई वाले जगहों पर नहीं करना चाहिए और इतनी बड़ी क्राउड को लेकर के आमंत्रित करने का रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। क्या आपको लगता है सरकार को समझना चाहिए, नीति नियंताओं को, प्रशासन को समझना चाहिए कि उस इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में, इतनी ऊंचाई वाले जो हमारे स्थल हैं, धाम हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ को ले जाकर के उसको एक सामान्य सैर सपाटे का टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमें नहीं बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय करना ही होगा। और एक दूसरी बात ये है कि जो चार धाम की यात्रा में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि वो केवल वहाँ नहीं जा रहा, वो बाएं दाएं भी जा रहा है। अब मैं पिछले हफ्ते गया था नीलकंठ की तरफ, तो वहाँ एक छोटी सी नदी है नयार, तो वहाँ आप देखेंगे कि पूरे नदी तट पे मुझे तो लगा कि यहाँ क्या हो गया। पहले मुझे लगा कि खनन वाले हैं, उनका टेंट है, लेकिन वो पूरा ऋषिकेश से लेके और ऊपर यमकेश्वर तक आप देखेंगे पूरा पैक पड़ा हुआ है। तो जहाँ उनको थोड़ा सा पानी दिखा उसमें कूद गए। तो ये नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने कहा कि ऊंचे स्थानों पर बड़े ढांचे, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी इमारतें बनाना, ये तो खतरनाक है, जिसका दुष्परिणाम हम केदारनाथ में देख चुके हैं, जिसका दुष्परिणाम हम अब बद्रीनाथ में देख रहे हैं कि वहाँ अब मकानों को तोड़ने की नौबत आ रही है। तो आखिर आप जब उसको, जिस सौंदर्य को, जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए मनुष्य यहाँ आ रहा है या राहत पा रहा है 2-4 दिन के लिए, तो आप यमुनोत्री को या केदारनाथ को भी जब गुड़गांव बना देंगे तो फिर उसमें फ़र्क क्या रह गया? तो गर्मी भी उससे बढ़ जाएगी। तो इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से एक चुनौती और हमारे साथ इसी दौरान जब यात्रा शुरू हो गई है, तब भी, उससे पहले भी, वनाग्नि, जो हमारे जंगलों में जो आग लगी हुई है, ये कितनी बड़ी चुनौती। क्या सामाजिक तौर पर हमसे कहाँ चूक हो गई समाज के नाते, और सरकार से तो चूक हो ही रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक में हमें डांट फटकार खानी पड़ रही है, चीफ सेक्रेटरी तक को वहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ की 2 चीज़ें मैं देखता हूँ उत्तराखंड के पहाड़ों की, खासतौर से गढ़वाल की। एक तो आदमखोर बाघ, लेपर्ड, और ये कि वनाग्नि। ये दोनों चीज़ें पहले भी थी। ओके। हमारे बचपन की मुझे याद है कि उसको मन के बाघ कहते थे, आदमखोर बाघ को मन के वाला बाघ, मनुष्य वाला बाघ, तो उस समय भी होता था। लेकिन उस समय वहाँ आबादी थी गाँव में, और वो आबादी उससे मुकाबला करने के लिए, उससे निपटने के लिए सक्षम थी। ठीक इसी तरह से दावानल की घटनाएं उस समय भी होती थी, लेकिन तब वहाँ आबादी थी। अब पहली बात तो ये है कि गांव में आबादी नहीं रह गई। अनेक ऐसे गांव हैं गढ़वाल के कि जहाँ पूरा गांव खाली हो गया, वहाँ 2 परिवार 4 परिवार रह रहे हैं, और अगर कोई हैं तो बूढ़े हैं या कोई महिलाएं हैं, तो वो उसमें सक्षम नहीं है। तो ये जो पलायन हो रहा है, ये भी उसके 2 कारण हैं दावानल के। क्या कह रहे, पहले गांव के लोग उससे बुझाने जाते थे, आग बुझाने। एक फॉरेस्ट गार्ड के जिम्मे आपका सैकड़ों वर्ग मील का जंगल है, तो सक्षम है ही नहीं उसमें, कैसे बुझाएगा एक आदमी? तो उसके लिए गांव समुदाय ही इकट्ठा होता था। अब जो मैंने कहा कि गांव में आबादी नहीं रही, और दूसरी बात कि जो गांव के लोग हैं, उनका जंगलों से उनकी जो स्वाभाविक आत्मीयता थी वो खत्म हुई है। स्वाभाविक आत्मीयता इसलिए खत्म हुई कि आपने जंगलों पे जो ग्रामीणों के, स्थानीय लोगों को अधिकार थे, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिए। यहाँ गढ़वाल के जो इलाके हैं, ख़ासतौर से टिहरी जो स्टेट थी, इसमें जो विलय के समय समझौता हुआ था राजा का कि हमारी मेरी प्रजा को आप उनके हक हकूक देंगे, क्योंकि राजा जंगल पे हक हकूक को लेके तिलाड़ी में भुगत चुका था 1930 में। तो समझौता हुआ था, और गांव को, हर परिवार को 10 साल में, 15 साल में एक पेड़ मिलता था, देवदार का मिले, चीड़ का मिले, अपनी काश्त के लिए, मकान बनाने के लिए, और जो उसने काम करने हैं लकड़ी संबंधित। तभी तो वह जौनसार में आप जाएंगे, जौनपुर में जाएंगे, तो लकड़ी के मकान है अभी, बटवाड़ी में, उत्तरकाशी में। मेरा खुद का घर जो है उसका पुराना फर्श पूरा लकड़ी का था। लेकिन अब हमें, जहाँ का मैं निवासी हूँ सिलारा का, तो हमें आखिरी बार वो हक हकूक का पीडी रवाना उसे कहते हैं, वो कब मिला कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो परंपरा आपने ख़त्म कर दी। जंगलों में लोगों के चरान चौगान पर रोक लगा दी, तो इससे जनता का वनों से जो लगाव था वो खत्म हो रहा है, और वो आग बुझाने में लोग नहीं आते हैं। और चीड़ का विस्तार, दुर्भाग्य ये है कि चीड़ का विस्तार जो रुकना चाहिए था, वो कहीं कहीं तो चीड़ का अभी भी प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले ये दावानल को रोकने के लिए
चीड़ का विस्तार रोकना पड़ेगा। वो एकदम आप नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे उसको डिमोलिश करके उसकी जगह जो स्थानीय प्रजाति के पेड़ हैं वो लगाए जाएं, चौड़ी पत्ती वाले। राजीव जी, जिस तरह से चूँकि आपने पटना, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली से लेकर आपने कई राज्यों में पत्रकारिता का आपका लंबा पूरा विराट अनुभव है, ये जब रिपोर्टिंग होने लगी चारधाम के इंतज़ामात को लेकर के, तब ये चीज़ निकल के आएगी आप भ्रामक खबरें चला रहे हैं, आप फेक न्यूज़ चला रहे हैं, आप हमारे मोराल को, हौसलों को तोड़ने वाली खबरें चला रहे हैं। जो भी लोग प्रशासनिक मशीनरी इस काम में लगी हुई है, तो चारधाम की बद इंतज़ामी की तस्वीर है। इसमें मनमीत पत्रकार हैं उत्तराखंड से ही, वो दैनिक भास्कर के लिए लिखते हैं, उन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो उन पर मुकदमा हो गया। क्या आपको लगता है क्या ये सही परिपाटी है, सही परंपरा है उत्तराखंड में सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे हो रही है? ये किसी भी सरकार की, किसी भी प्रशासन की, किसी भी सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्योर ये है कि वो सूचना से भयातुर होने लगे, वो इन्फॉर्मेशन से भयातुर होने लगे। आखिर वो जिस पत्रकार ने भी रिपोर्ट किया होगा तो उसने कोई भाषण तो नहीं दिया या अपनी तरफ से कोई विचार तो उसने व्यक्त नहीं किए। जो वस्तु स्थिति है धरातल की वो उसने सामने रखी, और जो कुछ घट रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको सामने लाने वर से आप अगर घबरा जा रहे हैं, आप तैश में आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फेल्योर है, आपकी असफलता है। और इसको ढकने से, इसको दबाने से हल नहीं निकलेगा। और कैसे किसने ये निर्णय लिया मैं तो ये नहीं जान सकता, लेकिन इस पर तुरंत उनको, सरकार को, या जो भी उनका तंत्र है उसको पुनर्विचार करना चाहिए, और उनको भी सूचित होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि वो खुद भी, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको पूरी तरह से सही सूचनाएं नहीं है, तभी तो घबरा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं। तो सूचनाएं तो पहुंचनी चाहिए, सबसे पहले सरकारी तंत्र तक पहुंचनी चाहिए, उसके बाद समाज तक भी पहुंचनी चाहिए। भैया भीड़ हो रही है, यही तो उसने कहा होगा कि क्राउड कंट्रोल से बाहर हो गया, तो अगर ये सूचना नहीं पहुंचेगी तो लोग तो और आते चले जाएंगे। तो जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ अतिशय भीड़ हो गई, अफरा तफरी फैल गई, तो वो एक तरह से सजग भी तो कर रहा है कि भाई कुछ रुक के आ जाओ, धीरे धीरे आओ, एक साथ मत आओ, यहाँ जगह नहीं है, यही तो वो कह रहा है। बिल्कुल सही। तो ये आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन न पहुँचे, तो इससे तो स्थिति और बिगड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे बातचीत करने के लिए राजीव नयन बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, राजीव नयन बहुगुणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से भी चीज़ों को देखते हैं और सामाजिक लिहाज से भी चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने कई अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ रखी है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।